नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं मैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, कई ऐसे कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को लगातार प्रभावित करते हैं, लगातार इफेक्ट डालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो लगातार वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी और नई वीडियो आप पहले प्राप्त कर पाएँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक के लिए जब भी हम कारक की बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं, तो हमेशा दो प्रकार के फैक्टर मिलते हैं। ठीक है, वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। इसको एक्सटर्नल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स क्या क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सारे फिजिकल फैक्टर आता है, सारे भौतिक कारक आता है। ठीक है, जिसको हम देखकर, सुनकर, छूकर, ऐसा महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन सबको भौतिक कारक कहा गया है। ठीक है, तो भौतिक कारक में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो होगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल, एक मिनट, हाँ यस सुने, हाँ एक्सटर्नल फैक्टर में मैं अगर बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। गया, इसी में लिखते हैं ना, लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट कैसे प्रभावित करती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, ये सुनिए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमेशा रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलता है, अंधकार होने पर रंध्र बंद हो जाता है। समझ में आए? मतलब प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये टेम्परेचर की अवधि, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहें या टाइमिंग ऑफ लाइट कहें, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कहें, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तापमान को बढ़ाता है। तापमान को बढ़ाने के कारण ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो प्रकाश, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी पारगम्यता को बढ़ाता है, उसके ट्रांसपिरेशन पावर को बढ़ा देती है। ठीक है, जिसके कारण उनकी कोशिकाओं से पानी वाटर वेपोर के रूप में, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में विस्तृत होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब, एक निश्चित प्रकाश जरूरी है लेकिन ज़्यादा प्रकाश हो गया तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, लाइट के बाद में आता है दूसरा जो एक्सटर्नल और फिजिकल फैक्टर होगा इसमें, ये होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये जो वायुमंडलीय आर्द्रता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक के समान काम करता है। ठीक है, आपको पता है कि आपेक्षिक आर्द्रता अगर वायुमंडल की शुष्क है, कहने का मतलब वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता अगर ड्राई है तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट जो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? मतलब पत्ती और वायुमंडल के बीच, पत्ती, लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में वाष्पदाब प्रवणता बढ़ जाएगी। याद रखना, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ने से पत्ती के आसपास का वातावरण ज़्यादा आर्द्र हो जाता है, जिसके कारण वेपोर प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाती है। जब वेपोर प्रेशर ग्रेडियंट कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन दर यहाँ पर घटती है। समझ में आ गया? लेकिन जब वातावरण कम आपेक्षिक आर्द्रता अगर होगी, वहाँ पर आपेक्षिक आर्द्रता अगर कम होगी तो वायुमंडल शुष्क होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग जाएँ तो इसमें हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में, कि कैसे तापमान इसको प्रभावित करती है। वैसे पहले जो लाइट था इसके संबंध में आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में क्या होता होगा। सिंपल है, तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, कम तापमान पर वाष्पोत्सर्जन का रेट कम होता है। कारण क्या है? देखिए, जब ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इस दौरान जो लीफ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसकी आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण पत्ती और एटमॉस्फेयर के बीच में वाष्पदाब प्रवणता तीव्र होता है। जब वाष्पदाब प्रवणता तीव्र होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी तीव्र हो जाती है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या बढ़ जाता है? अभी मैंने बताया, आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है ना, अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है।
समझ में गया? तापमान अधिक है तो पत्ती के आसपास आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। क्लियर है? आपेक्षिक आर्द्रता कम होने के कारण वाष्पदाब प्रवणता तीव्र हो जाएगी। वाष्पदाब प्रवणता, वाटर वेपोर ग्रेडियंट, ये क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, काफ़ी हाई हो जाएगी। इनके हाई होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया या उसकी दर बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वो जो फिजिकल फैक्टर आता है जो इसी के अंतर्गत, टेम्परेचर के अंतर्गत आता है, इसमें दूसरा कंटेंट ये बनता है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वायुमंडल में जो गैस है उसका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा फैलता है, फैलने की क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्म होने के बाद कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु फैलने की क्षमता रखता है। तो वो क्या होता है, प्रसार होकर वाष्प का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो कम हो जाता है। फैलता है मतलब कम हुआ, कम होने के कारण यहाँ पर वाष्पदाब प्रवणता काफ़ी तीव्र हो जाएगी। वाष्पदाब प्रवणता तीव्र होगी, कहने का मतलब होता है कि वाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या कंटेंट पढ़ा? टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर जब हाई होता है तो यहाँ पर क्या होता है, गैस में प्रसार होता है। ठीक है, गैस में क्या होता है, प्रसार होता है। गैस में इतना ज़्यादा प्रसार होता है कि इसका घनत्व या हम लोग कहें कि डेंसिटी, ये कम हो जाते हैं। जब डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने के कारण इसका जो ग्रेडियंट है, कौन सा ग्रेडियंट? वाष्पदाब प्रवणता, वो तीव्र हो जाती है। तीव्र होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कंटिन्यूस में आता है विंड। विंड मीन्स होता है वायु। अब देखो वायु कैसे काम करती है। यहाँ पर पत्ती के आसपास की जो वायु है वो आर्द्रता को हटाते रहती है, ह्यूमिडिटी को हटाते रहते हैं, जिसके कारण वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर लगातार बढ़ते रहती है। लेकिन ज़्यादा तेज़ी से अगर वायु पत्ती को छूकर चलती है, लगातार तेज हवा चलते रहती है वहाँ पर, तो ज़्यादा जल निकलने के कारण जो सेल्स होती है वो काफ़ी शिथिल हो जाती है। सेल शिथिल होने के कारण जो स्टोमेटा रहता है वो क्लोज्ड हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। फलस्वरूप जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? पहले क्या होता है, पहले जो सिंपल सामान्य एयर जो रहेगा, इसके कारण ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है वो इंक्रीज रहती है, बढ़ जाती है फर्स्ट में। लेकिन जब सेकेंड कंटेंट हम लोग देखते हैं कि जब एयर फ्लो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो उस दौरान हाई रहने के कारण क्या होता है, अभी मैंने बोला कि पत्ती से ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, जिसके कारण सेल शिथिल हो जाएगी। ठीक है, शिथिल मतलब फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी। फ्लैसिड कंडीशन में आने के कारण जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज्ड हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे। जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे तब वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में लास्ट कंटेंट के रूप में आप पढ़ सकते हैं। दो और बचे, अवेलेबल सॉइल वाटर बोल सकते हैं आप इसको, अवेलेबल सॉइल वाटर। अवेलेबल सॉइल वाटर कहने का मतलब होता है कि कितनी पानी की मात्रा उस मृदा में उपस्थित है। मतलब प्राप्य मृदा जल की कमी होने से सॉइल में अगर पानी की कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो समझ लीजिए वाष्पोत्सर्जन दर भी कम हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए, इसको ऐसा समझिए आप, वाटर अगर कम होता है तो ट्रांसपीरेशन रेट भी कम हो जाएगा, ऐसा समझिए इसको। नेक्स्ट आता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में उभर कर आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखिए वायुमंडलीय दाब कैसे काम करता है। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, जैसे आप जानते हैं कि कम वायुमंडलीय दाब कहाँ पर होता है, पहाड़ों पर या अधिक ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है। कम वायुमंडलीय दाब पर, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसको आपको अच्छे से और ध्यान से तैयार करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। तो देखिए क्या क्या इंटरनल फैक्टर इसमें आता है, क्या क्या आंतरिक कारक के रूप में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक फर्स्ट इंटरनल फैक्टर हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तो ये पता हो जाना चाहिए कि पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें सबसे ऊपर की ओर एक त्वचा होती है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। उसके ऊपर में एक और आवरण होता है पतले झिल्लीनुमा जिसको क्यूटिकल की परत बोलती हैं। वो क्यूटिकल की परत का रोमिल हो सकती है, मोम वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो
तो मोम की परत होने के कारण, रंध्र धसे होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है, वो जितने कैरेक्टर अभी आपने सुना ये ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, पत्ती जितना अधिक क्षेत्र पर बड़ी हुई मिलेगी वो उसका वाष्पोत्सर्जन रेट अधिक होगा, इसलिए जो ज़ीरोफाइट्स की जो प्लांट की पत्तियां होती है वो छोटी छोटी होती है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये एक एडाप्टेशन भी कह सकते हैं आप इसको, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, बचाव के लिए। ठीक है, इस दौरान क्या होती है, पत्ती काफ़ी छोटी छोटी दिखाई देंगी, लिप काफ़ी छोटी दिखाई देंगी आप लोग। पत्ती जो लिप होगा वो कई बार स्पाइन या कांटे में परिवर्तित हो जाए रहेंगे, या पत्ती होगी ही नहीं, कांटे होगा ही नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इंटरनल फैक्टर में आप ये समझिए कि एपिडर्मिस जो होता है, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल की परत होती है, ये याद रखेंगे, ये अलग अलग कंटेंट के रूप में ना, क्यूटिकल की मोटी परत होती है। ठीक है, ये रोमिल भी हो सकते हैं, हैरी भी हो सकते हैं, रोम की संरचना उसमें प्रेजेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, झिल्ली नुमा एक परत मिलेंगे, वैक्स लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल बोलता हूँ मैं, LEVL, लेवल। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो आप जान लीजिए, इसमें धसे हुए रंध्र, डीप स्टोमेटा सब बोलता हूँ मैं इसको, डीप स्टोमेटा, काफ़ी अंदरूनी हिस्से में अगर स्टोमेटा है तो वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने में मददगार होता है। ये सब समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें इंटरनल फैक्टर में हम लोग जाएंगे। इंटरनल मतलब होता है उसके आंतरिक संरचना के आधार, अगर हम लोग जाते हैं आधार पर, तो हमको पता होना चाहिए जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, ज़ीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं, इनमें जो लीफ होती है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की होती है। लीफ कई बार स्पाइन या कांटों में परिवर्तित, स्पाइन में या कांटे में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रेजेंट भी रहते हैं और किसी में अब्सेंट भी रहते हैं। ठीक है, किसी में लीफ अब्सेंट भी रहते हैं और किसी में प्रेजेंट भी रहते हैं। क्लियर है? तो ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आता है, इसी में मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करा देता हूँ, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या महत्व है इसका, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्या महत्व है वाष्पोत्सर्जन का? तो जितने भी प्रकार के साइंटिस्ट हैं, मैक्सिमम साइंटिस्ट लोग जो ट्रांसपीरेशन की एक्टिविटीज़ होती है उसको एक नेसेसरी आइविल मानते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक शब्द याद कर लीजिए, ये इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको एक आवश्यक दुर्गुण माना है। क्या माना है? आवश्यक दुर्गुण माना है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को। आवश्यक इसलिए क्योंकि होना चाहिए, आवश्यक पानी, अनावश्यक पानी शरीर से बाहर निकलता है, और दुर्गुण इसलिए क्योंकि पानी की हानि होती है। ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, समझ में? जल वाष्प की हानि होती है। ठीक है, पौधों के जीवन के लिए हानिकारक होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पौधों की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसे एसेंट ऑफ सेप वगैरह पढ़ते हैं आप, रसाकर्षण पढ़ते हैं आप लोग, कई प्रकार के साल्यूट जो होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं आप, ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, टेम्परेचर का रेगुलेशन पढ़ते हैं। ये सब जो कंट्रोल होती है वो ट्रांसपीरेशन की मदद से होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा? एक इंपॉर्टेंस आप ले लीजिए एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप का मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें आप लोग देखे होंगे एसेंट ऑफ सेप में कि कैसे वाष्पोत्सर्जी खिंचाव के कारण, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होने के कारण उसके आसपास की कोशिकाओं में जिस जगह पर वाष्पीकरण हो रही है या वाष्पोत्सर्जन हो रही है, उस जगह पर ट्रांसपीरेशन पुल बनता है, मतलब वाष्पोत्सर्जी खिंचाव बनता है। वहाँ पर वाष्पोत्सर्जी खिंचाव के कारण पानी नीचे से ऊपर चढ़ते जाती है। ठीक है, सेकंड कंटेंट में अगर आएंगे हम लोग तो सेकंड इंपॉर्टेंस हमको ये मिलता है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल साल्ट। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल साल्ट अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग खनिज लवणों का परिवहन। खनिज लवणों का परिवहन पानी की सहायता से कई प्रकार के जो घुले हुए मटेरियल्स होते हैं वो उसको अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, तो वो कब होता है? पानी कब खिंचाएगा? जब वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प में हानि हो जाएगी, तब नीचे से पानी जाएगी। ठीक है, तो खनिज लवणों का परिवहन भी इसके माध्यम से होता है, इसके कारण होता है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट के रूप में आप जाएँ तो आपको मिलेगा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है। कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, आपको पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर का जो पानी है वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। पत्ती क्या होती है, प्रकाश से ऊर्जा लेती है, आपको पता है। कुछ समय बाद वो ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पत्ती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। पत्ती के टेम्परेचर बढ़ना पत्ती के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे जलवाष्प के रूप में उस ऊष्मा के प्रभाव को कम कर दिया जाता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ऊष्मा के प्रभाव को कम करते हैं, पत्ती एक समान बनाए रखते हैं, एक समान ताप उसके अंदर रहता है, ताप को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें अनावश्यक जो जलवाष्प होता है। ठीक है, अनावश्यक मतलब हमारे लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, पेड़ पौधों के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉन रिक्वायर्ड। अनावश्यक जो वाटर वेपोर है, वाटर वेपोर है, ठीक है, इसको क्या करती है, बाहर निकालती है, आउट कर देती है शरीर से, आउटलेट की ओर निकाल देती है, मतलब बाहर निकाल देती है रंध्र की सहायता से। ठीक है, इसी की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण प्लांट की जो सेल्स रहती है वो हमेशा टारगेट रहती है। कैसे रहती है, टारगेट रहती है, स्फीत रहती है। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए वीडियो प्राप्त करना है, नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।